नशिद में आज पहली खबर पंजाब से। पंजाब का ड्रग्स केस पिछले कई सालों से सुर्खियों में रहा है। अब पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ड्रग्स केस की चर्चा फिर से होने लगी है और इसकी वजह भी है। अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया, जो हरसिमरत कौर बादल के छोटे भाई हैं, उनके खिलाफ पिछले दिनों ड्रग्स केस को लेकर एफआईआर दर्ज हुई तो वो अंडरग्राउंड हो गए। जिस एसटीएफ की 34 पन्नों की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई, जी न्यूज के पास वो एसटीएफ रिपोर्ट की कॉपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मजीठिया ने मंत्री रहते न सिर्फ ड्रग तस्करों की मदद की, बल्कि अपनी गाड़ियों के जरिए ड्रग्स की सप्लाई भी करवाई। इतना ही नहीं, अपने सरकारी आवास में नशे के सौदागरों को ठहराते थे मजीठिया। देखिए, बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ 34 पन्नों का ये सबूत, जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सरकारी आवास में नशे के सौदागर, पर्सनल कार से ड्रग्स सप्लाई, मंत्री रहते ड्रग्स का कारोबार, मजीठिया पर एक्सक्लूसिव खुलासा। केस का जिन फिर आ गया है और इस बार भी घेरे में वही चेहरा है जो आज से करीब 5 साल पहले विवादों में था। नाम बिक्रम सिंह मजीठिया, पद विधायक अकाली दल, पूर्व कैबिनेट मंत्री पंजाब। अकाली दल के विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया पर ड्रग्स केस में शामिल होने का आरोप नया नहीं, बल्कि तब का है जब पंजाब में अकाली दल की सरकार हुआ करती थी, यानी 2017 के पहले का। तब मजीठिया बादल सरकार में राजस्व मंत्री हुआ करते थे। करीब 5.5 साल पुराने मामले में मजीठिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पिछले दिनों बिक्रम सिंह मजीठिया पर ड्रग्स केस को लेकर एफआईआर दर्ज हुई। मजीठिया के खिलाफ मोहाली में 49 पन्नों की एफआईआर दर्ज की गई है। सूत्रों के मुताबिक एफआईआर में मजीठिया पर बेहद संगीन इल्जाम है। एफआईआर के मुताबिक बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ड्रग्स के कारोबार से जुड़े हुए थे। आरोप है कि मजीठिया ड्रग्स सप्लाई और उसकी फाइनेंसिंग से जुड़े हुए थे। इतना ही नहीं, मजीठिया अपनी गाड़ी से ड्रग्स की सप्लाई करवाते थे। आरोप है कि उनकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी ड्रग्स के कारोबार में होता था। पंजाब ट्रेडिशनल रूट रहा है ड्रग्स गोल्ड स्मगलिंग का, और जब गोल्ड के प्राइसेस इंटरनेशनली थोड़े स्टेबलाइज हो गए थे तो ये गोल्ड रूट जो था, अमृतसर पूरा हमारा बॉर्डर इलाका जो पड़ता है उससे गुरदासपुर वगैरह फिरोजपुर भी, ये टर्न हो गया था वाइट रूट पे, जिसमें कि आपका हेरोइन वगैरह आती है। पंजाब एचसीएफ की रिपोर्ट में विक्रमजीत सिंह मजीठिया पर यह आरोप है कि उनके अमृतसर वाले घर पर अक्सर विदेशों से आए एनआरआई रुकते थे, जिन्हें मजीठिया के कहने पर गाड़ियां और गनमैन मुहैया कराए जाते थे। आरोप यह भी है कि विक्रमजीत सिंह मजीठिया जब अकाली सरकार में मंत्री थे तो उन्हें सेक्टर 39 चंडीगढ़ में एक घर मिला था, जहां अक्सर ड्रग तस्कर रुका करते थे। विक्रम मजीठिया के खिलाफ एफआईआर का आधार 39 पन्नों की वो एसटीएफ की रिपोर्ट है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री रहते तैयार हुई थी। इस रिपोर्ट को एसटीएफ के हेड एडीजीपी हरप्रीत सिंह सिद्धू ने तैयार किया था। एसटीएफ की रिपोर्ट में सामने आया था कि 2 ड्रग्स तस्करों को सूडो एफेड्रीन ड्रग्स की आपूर्ति में बिक्रम मजीठिया की भूमिका थी। इन ड्रग्स तस्करों के नाम सतप्रीत सिंह सट्टा और परमिंदर सिंह उर्फ पिंडी थे। मजीठिया ने एक तीसरे व्यक्ति के जरिए दोनों ड्रग्स तस्करों को सूडो एफेड्रीन ड्रग्स मुहैया करवाए थे। इतना ही नहीं, एसटीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक मजीठिया रेत खनन के अवैध काम में भी शामिल थे। एसटीएफ की रिपोर्ट ने ही मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने में बड़ी भूमिका अदा की है, जिसके बाद मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई है। मजीठिया की तलाश में एक एसआईटी बनाई गई है जो उनकी तलाश के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन मजीठिया एसआईटी की टीम से बचते फिर रहे हैं। मजीठिया ने एसआईटी की टीम को चकमा देने की भी कोशिश की है। दरअसल मजीठिया ने चंडीगढ़ में सरकारी फ्लैट पर सिर्फ अपने मोबाइल को छोड़ दिया था। जब पुलिस उनके मोबाइल को ट्रैक करते हुए वहां पहुंची तो वहां मजीठिया नहीं, सिर्फ उनका मोबाइल मिला। तो क्या है उसमें बड़ी बात? लुकआउट को वो कौन सा कहीं छुपा है? तो मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, मेरे बारे लुकआउट नोटिस, दैट जस्ट अ प्रोसीजर। वो निकाल दें, उसमें क्या होता है? मैं कहीं भागने वाला तो है नहीं, तो ना वो कहीं भाग रहे हैं।
So these are meaningless exercises just to grab the headlines, खबरों में बने रहने के लिए। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब बिक्रमजीत सिंह मजीठिया देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। सर्कुलर के जरिए सभी जगहों पर, चाहे वो बंदरगाह हो, एयरपोर्ट हो या अन्य जगहें, वहां पर अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि अगर आरोपी भागने की कोशिश करे तो उसे पकड़ लिया जाए। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मजीठिया को लेकर पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कैप्टन अमरिंदर सिंह, हाई कोर्ट ने कानून के मुताबिक आगे बढ़ने के निर्देश के साथ आपको 1 फरवरी 2018 को एसटीएफ सौंपी थी। आज आप बादल के साथ मिलकर मजीठिया का बचाव कर रहे हैं। पंजाब के लोगों को खुलेआम ये कहकर बेवकूफ बना रहे हैं कि रिपोर्ट केवल सील बंद लिफाफे में है, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल मजीठिया के खिलाफ एक्शन को कांग्रेस की साजिश बता रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल कांग्रेस पार्टी का चैलेंज कबूल दी है। असी लीगल बैटल भी लड़ांगे ते पंजाब दी जनता जाके पंजाब दी जनता दे सामने रखांगे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मजीठिया पर कार्रवाई पर अकाली दल सवाल खड़े कर रही है। मजीठिया पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल के रिश्तेदार हैं। ऐसे में उनकी पंजाब की राजनीति में सक्रिय भूमिका रही है। यही वजह है कि मजीठिया को लेकर कांग्रेस बादल परिवार पर निशाना साध रही है। वहीं कहा जा रहा है कि मजीठिया के चुनाव प्रचार से दूर होने से भी अकाली दल को नुकसान तय है। अमित भारद्वाज, जी मीडिया, चंडीगढ़। और देश में अब बात करप्शन की। महाराष्ट्र के कई बड़े सरकारी अफसर इनकम टैक्स के रेडार पर हैं। इनमें 1, 2 या आधा दर्जन नहीं बल्कि कुल 40 आईएएस और आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। आरोप है कि इन अफसरों ने अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपयों की बेनामी संपत्ति बना ली। इसका खुलासा तब हुआ जब हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने मुंबई, पुणे, नासिक और जालना समेत 40 जगहों पर छापेमारी की। जी मीडिया के पास इस बारे में पूरी जानकारी है, जिसका खुलासा बहुत जल्द किया जाएगा। देखिए जी न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार की गंगा। आईएएस, आईपीएस और बिचौलियों का खेला। महाराष्ट्र के करप्ट 40। देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई। यहीं से महाराष्ट्र की सत्ता के साथ साथ देश की आर्थिक गतिविधियां भी चलती है। महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों और कुछ मंत्रालयों में भ्रष्टाचार की जड़ें फैल गई है। इस बात का खुलासा हुआ है इनकम टैक्स की छापेमारी में। इनकम टैक्स ने हाल ही में राज्य में कुल 40 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ये छापे मुंबई, पुणे, नासिक और जालना में मारे गए थे, जो कई दिनों तक चले थे। जांच के दौरान आयकर विभाग को कई बिचौलियों, सरकारी अधिकारियों और यहां तक कि आईएएस, आईपीएस अफसरों के भ्रष्टाचार का पता चला था। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र के 1 नहीं, 2 नहीं, 10, 20 भी नहीं बल्कि 40 से ज्यादा आईएएस, आईपीएस अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल हैं। जी न्यूज के पास उन अधिकारियों से जुड़े भ्रष्टाचार की पूरी जानकारी है। जो 40 आईएएस, आईपीएस अधिकारी आयकर विभाग की रडार पर हैं, उनमें कौन कौन से विभाग के कितने अधिकारी शामिल हैं, सबसे पहले आपको इसकी जानकारी देते हैं। नगर विकास विभाग के 2 आईएएस अधिकारी, पीडब्ल्यूडी विभाग के 6 आईएएस अधिकारी, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी MSRDC के 2 आईएएस अधिकारी, उद्योग विभाग के 4 अधिकारी, गृह निर्माण विभाग के 2 आईएएस अधिकारी, पर्यटन विभाग का 1 अधिकारी, अलग अलग मंत्रालयों के 6 अधिकारी, सिडको का 1 आईएएस अधिकारी, गृह विभाग में तैनात 1 आईपीएस अफसर, महाराष्ट्र पुलिस में मौजूद 8 आईपीएस अफसर और मुंबई पुलिस के 4 आईपीएस अफसर। बिल्डरों और बिचौलियों के अलग अलग मंत्रालयों जैसे हाउसिंग मंत्रालय, अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय,
और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जुड़े होने का खुलासा भी हुआ है। छापेमारी के दौरान इनके बीच हुए पैसों के लेन देन के कई अहम सबूत भी जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। इनकम टैक्स विभाग की नजर में 1050 करोड़ का कुल लेन देन संदिग्ध है, जिसकी जांच चल रही है। इनकम टैक्स विभाग को पता चला है कि इनकी मीटिंग एक सीक्रेट अड्डे पर की जाती थी। खुलासा हुआ है कि मुंबई के एक 5 स्टार होटल में 2 बिचौलियों ने स्थायी तौर पर कमरे बुक कर रखे थे, जिनका इस्तेमाल क्लाइंट्स के साथ मीटिंग के लिए किया जाता था। एक पूरा नेटवर्क काम करता था, जिसमें बिचौलिए बड़े व्यापारियों और कॉर्पोरेट्स को जमीन के आवंटन से लेकर तमाम तरह के सरकारी क्लियरेंस के दिलवाने के नाम पर रकम वसूलते थे। इनकम टैक्स की जांच में सामने आया है कि बिचौलिए सरकारी योजनाओं के तहत जमीन लेने, टेंडर का एक्सटेंशन करवाने और माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने का काम करते थे। इसके लिए बिचौलिए अधिकारियों से संपर्क करते थे और उनसे सेटिंग कर काम करवाते थे। इसके बदले में व्यापारियों और उद्योगपतियों से कैश लेते थे और अफसरों को भी बांटते थे। इनकम टैक्स को जांच के दौरान कुछ बिचौलियों के ऐसे व्हाट्सएप चैट भी मिले हैं जिनमें 16 करोड़ और 12 करोड़ रुपए के लेन देन की रसीद का खुलासा हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को छापे में एक डायरी भी मिली है। ये डायरी बड़े राज खोल सकती है, क्योंकि इस डायरी के अंदर 200 करोड़ से ज्यादा के कैश लेन देन के हिसाब किताब हैं। इस डायरी के अंदर सब कुछ कोड वर्ड में लिखा हुआ है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम इन कोड्स को डिकोड करने में लगी हुई है। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की जांच में सामने आया है कि कई ब्यूरोक्रेट ने मलाईदार पद पाने के लिए बेहिसाब पैसे भी खर्च किए हैं। इनकम टैक्स को मिली डायरी में दर्ज है कि किस अधिकारी ने मलाईदार पद पाने के लिए कितना कैश दिया। जी मीडिया के पास अफसरों, बिचौलियों और उद्योगपतियों के नेक्सस की पूरी जानकारी है। जिन सरकारी बाबुओं ने पैसे लिए और बिचौलियों को पैसे दिए, उन सभी के नामों का खुलासा भी बहुत जल्दी होगा। राकेश त्रिवेदी के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। इन दिनों देश में लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने के केंद्र सरकार की योजना को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। कुछ राजनीतिक दल इस फैसले को पचा नहीं पा रहे हैं, तो वहीं कुछ राजनीतिक दल खुश भी हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले से उन जगहों के लोग खुश हैं जहां बेटियों के लिए कई बंदिशें हैं, जहां बेटियों से ज्यादा बेटों को आगे रखा जाता है। बावजूद इसके बेटियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने के फैसले से वहां खुशी है। देखिए इस बड़े फैसले पर मेरे सहयोगी अमित प्रकाश की ये रिपोर्ट। लड़कियों की शादी की उम्र अब 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की तैयारी है। जाहिर है कि देश की बेटियों के भविष्य के लिए एक बड़ा बदलाव होगा, लेकिन बेटियों से जुड़े इस फैसले पर राजनीति हो रही है। मौका था संगम नगरी प्रयागराज में हुए मातृशक्ति महाकुंभ का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को संबोधित किया और इसी के साथ इस फैसले पर सवाल उठाने वालों को जवाब भी दिया। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है ये सब देख रहे हैं। बेशक विपक्ष इस फैसले से खुश नहीं है, लेकिन जिनके जीवन में ये फैसला बदलाव लाने वाला है वो इससे बेहद खुश हैं। गांव के लोग ये सोचते हैं कि 18 की उम्र में लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती मोस्टली लड़कियां, पर लड़कों का ये मानना है कि जो उनकी मेंटलिटी है वो थोड़ी लेट डेवलप होती है। यस सर, ये मेरे लिए एक नया ऑफर है। जिंदगी मुझे एक नया ऑफर दे रही है कि अपने आप को ग्रो करना और एक मैच्योर गर्ल बनाना। तो लड़कियां है ना, वो फिर अपना स्टैंड ले सकती हैं कि हाँ मुझे पढ़ना है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। शिक्षक और बच्चों के माता पिता भी सरकार के इस फैसले को सही मानते हैं। सिवाय नुकसान के 18 साल के का ब्याह करके कुछ नहीं होता जी। ये जब वो अपना बाप का घर ना संभाल पाते, अगला के संभालेंगे। ये बोनस टाइम ही है। 3 साल में लड़कियां अपने करियर के बारे में बहुत कुछ सोच सकती हैं, बहुत कुछ आगे बढ़ सकती हैं, तो ठीक है बिल्कुल। इसके अलावा शादी की उम्र को बढ़ाने के इस फैसले पर एक और तबके की राय जानने की हमने कोशिश की, जहां महिलाओं को बराबरी के अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, जहां उनके लिए नियम कायदे सही गलत भी कोई और तय करता है। वो खाप पंचायतें सरकार के इस फैसले पर क्या कहती हैं, ये आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हम खरखोंदा में हैं और यहाँ पर
एक पूरा समूह है, खाप पंचायतें हरियाणा में, आप जानते हैं उनका एक महत्व है और उनके दिए गए फैसलों को गांव-गांव तक माना जाता है। 53 गांवों का ये दहिया समाज है, जिसका एक खाप पंचायत यहाँ खरखौंदा में है और उसके बहुत सारे मेंबर्स हमारे साथ हैं। उनका क्या मानना है इस फैसले को लेके, वहाँ से बातचीत शुरू करते हैं। +2 के बाद बीए में जाते हैं तो 23-24 साल की उम्र हो ही जाती है जी। अच्छा है जी वो, लेकिन ये प्रधान जी जो कह रहे थे सिलाएगा कढ़ाएगा कुछ भत्ता गवर्नमेंट ने दे देना चाहिए ताकि उसकी एज 18 से 21 हो जाए। जी अच्छी बात है, ये जो हो जाए तो 18 से 21 तक का भी अच्छी बात है कि लड़की पढ़ ले, लड़का भी पढ़ ले अपने नौकरी पेशे में लगने के लिए। बहुत अच्छा फैसला है जी, ये पढ़ाई में बहुत टाइम लग जाता है लड़की में। बाइडेन नाराज, पुतिन सख्त। यूक्रेन की चिंगारी दुनिया पर भारी। Военно-политическая обстановка в мире остается сложной. В ряде регионов вырос конфликтный потенциал, возникли новые очаги напряженности. Так, серьезную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО. सुपर पावर की आखिरी चेतावनी। We also want to see Russia de-escalate, to move forces back from the border with Ukraine, to take down the tension. महाशक्तियों में टकराव तय। कोल्ड वॉर का काउंटडाउन। देशहित में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू डीएनए में देखना ना भूलें आप। ये सबसे सशक्त संवाद और देशहित में बात उस खबर की जिसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और रूस के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और इस तनाव की वजह है यूक्रेन बॉर्डर पर मौजूद रूस की सेना। अमेरिका रूस से इतना नाराज है कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि जब तक रूस यूक्रेन सीमा से सेना नहीं हटाएगा, दोनों देशों के राष्ट्रपति के बीच बातचीत नहीं होगी। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर पश्चिमी देश आक्रामक हुए तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। एक छोटी सी चिंगारी आग को भड़का सकती है। और ये चिंगारी अगर बारूद पर पड़ जाए तो बड़ा धमाका होता है। दुनिया के लिए यूक्रेन बॉर्डर एक ऐसा ही बारूद बन चुका है जिसे दुनिया की महाशक्तियों के तल्ख बयानों की चिंगारियां सुलगा सकती हैं। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की फौजें और गतिविधियां बढ़ रही हैं।
इसी के साथ रूस और अमेरिका के बीच तनाव भी बढ़ रहा है और ये तनाव महाशक्तियों के संघर्ष के खतरे को और भी बढ़ा रहा है। क्योंकि अमेरिका यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की फौजों की मौजूदगी से चिंतित है, तो व्लादिमीर पुतिन रूस के पास अमेरिका और नाटो फौजों की मौजूदगी से नाराज हैं और अमेरिका की हाल में ही की गई मिसाइलों की तैनाती आग में घी डालने का काम कर रही है। Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия до 5. और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में कहा जाता है कि रूस की सुरक्षा को लेकर वो चिंतित होते हैं तो सारी दुनिया को चिंता में डाल देते हैं। चीन से नजदीकी दिखाकर, यूक्रेन की सीमा पर अपनी ताकत बढ़ाकर, नए नए हथियारों का परीक्षण करके रूस ने अमेरिका की भी चिंता बढ़ा दी है। यूक्रेन को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन को पहले भी चेतावनी दी थी, लेकिन रूस पर कोई असर नहीं पड़ा और अब बौखलाया अमेरिका रूस की फौजों को हटाए बगैर बातचीत करने से भी इनकार कर रहा है। We also want to see Russia de-escalate, to move forces back from the border with Ukraine, to take down the tension. It's much more appropriate to have a conversation in those circumstances than it is when the escalation is happening, not de-escalation. चलिए अब आप ये भी समझिए आखिरकार इस तनाव की वजह और रूस की चिंता क्या है। दरअसल रूस यूक्रेन को नाटो में शामिल किए जाने के खिलाफ है। रूस नाटो में यूक्रेन की एंट्री नहीं चाहता क्योंकि यूक्रेन में नाटो हथियारों की तैनाती से रूस के ऊपर खतरा बढ़ जाएगा। रूस नाटो और अमेरिकी हथियारों की करीबी रेंज में आ जाएगा। इसीलिए रूस अमेरिका और नाटो देशों से अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहता है। Россия выступает за равную и неделимую безопасность на всем евразийском пространстве. Разумеется, как уже отмечал, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем предпринимать адекватные ответные военно-технические меры. पुतिन आक्रामक है, इसी के साथ यूक्रेन पर अमेरिका और नाटो देश भी सख्त हैं और ये स्थिति दुनिया के लिए बेहद खतरनाक है। अमेरिका और नेटो देश, यूरोपीय देश मिलकर यूक्रेन को अपनी मिलिट्री अलायंस में जोड़ रहे हैं। तो रूस ये कह रहा है कि यूक्रेन जो कि मेरी बॉर्डर पर है, यहां पर आप मेरा एनिमी क्रिएट कर रहे हो और अमेरिका तुम इतनी बढ़ के आ गए हो कि तुम अब मेरे बॉर्डर पे आ गए हो, तुम्हारे सोल्जर्स भी होंगे, तुम्हारे टैंक भी होंगे, तुम्हारे मिसाइल्स भी होंगे, तो मेरी नेशनल सिक्योरिटी को तो खतरा है। तो पुतिन की ये जो वरी और थ्रेट है मेरे विचार से बहुत एक्चुअल हो गई है। यूक्रेन पर रूस और अमेरिका के बीच पेंच फंसा है, तनाव चरम पर है और अगर इस इलाके में तनाव बढ़ा तो खतरा पूरी दुनिया पर मंडराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रूस और अमेरिका दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं और ऐसे में इनके बीच टकराव होता है तो बड़ी तबाही निश्चित है। अब हम आपको इन दोनों महाशक्तियों की ताकत के बारे में डिटेल्स में बताते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि अमेरिका के पास जो सेना है वो 14 लाख की सेना है, वहीं रूस के पास 10,14,000 सैनिक है। अमेरिका के पास 13,233 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं रूस के पास 4,144 एयरक्राफ्ट हैं। अमेरिका के पास फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या 1,956 है, वहीं रूस के पास 789 फाइटर एयरक्राफ्ट है। अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो अमेरिका के पास 904 अटैक हेलीकॉप्टर हैं और वहीं रूस के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या 538 है। और वहीं अमेरिका के पास 6,100 टैंक हैं और रूस के पास ये संख्या है 13,000। तो टैंक के मामले में रूस अमेरिका पर भारी पड़ता है। अमेरिका के पास सैन्य वाहनों के लिहाज से बात की जाए तो 40,000 सैन्य वाहन हैं और रूस के पास 27,100 सैन्य वाहन हैं। अमेरिका के पास 1,500 आर्टिलरी है, वहीं रूस के पास 6,540 आर्टिलरी है।
अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, वहीं रूस के पास सिर्फ 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। अमेरिका के पास 92 डिस्ट्रॉयर हैं, वहीं रूस के पास संख्या है 15 डिस्ट्रॉयर। सबमरीन्स की भी बात करते हैं। अगर इसकी तुलना की जाए तो अमेरिका के पास 68 सबमरीन है, वहीं रूस के पास सिर्फ 4 कम 64 सबमरीन है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.